गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरएसएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसमें आगे पढ़ेंगे हम आज। और आज टॉपिक अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का प्रभाव। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि चैनल जो है आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का प्रभाव। तो फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है वो लगभग समान है। चाहे हम उत्तर से दक्षिण जाएं, चाहे पूर्व से पश्चिम जाएं, वो दोनों तरफ ही क्या है, लगभग 30 डिग्री है। लेकिन जो हमें भूमि पर, जमीन पर जो वास्तविक दूरी है वो समान नहीं है। कारण क्या इसका? ये सवाल आ भी सकता है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में दोनों तरफ समान है, फिर भी दोनों की वास्तविक दूरी समान क्यों नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, दो देशांतरों के बीच की दूरी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वो कम होती जाती है। कारण क्या है? जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि जो दो अक्षांश होते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, एक समान रहती है। इसलिए जो भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण के विस्तार से क्या होता है, हमेशा कम प्रतीत होता है। तो कारण क्या है, बता दिया मैंने। कारण सिंपली यही है कि देशांतर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतरों के बीच जो दूरी होती है वो कम होती जाती है, जबकि अक्षांश में क्या होता है, अक्षांश में हमेशा दूरी क्या रहती है, दो अक्षांशों के बीच दूरी हमेशा समान रहती है। यही कारण है कि जो पूर्व से पश्चिम है उसकी दूरी क्या है, उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा थोड़ी कम प्रतीत होती है। ठीक है, बात करते क्या है, कितनी कम है, कैसे। हमने पहले बात की है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी से 281 किलोमीटर कम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो भारत की मुख्य भूमि आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, ज्यादा अंतर नहीं है। जो उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी है वो पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी से कितनी कम है, 281 किलोमीटर ही कम है। तो ये आपको ध्यान रखना कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की मुख्य भूमि आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, देखते हैं अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव होता है। देखो, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। बात आपको याद रखनी है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। और कर्क रेखा कहां पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उसे बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। और जो 0 डिग्री पर उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं उसका नाम। तो अक्षांशीय इस तरह प्रभाव देखते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है। ये सवाल भी आया हुआ है, पूछा गया भाई कौन से राज्य की राजधानी जो है ना वो कर्क रेखा से नजदीक है। तो ये आरएस में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हुआ झारखंड की राजधानी रांची, यानी रांची से कर्क रेखा होकर निकलती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है, इसके बाद में बांग्लादेश से होकर निकल जाती है। ठीक है, तो याद रखना आपको ये सब। आगे बात करते कर्क रेखा के। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बांट देती है। ठीक है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग होता है उससे वो हमेशा, कर्क रेखा से जो नीचे का भाग होगा वो हमेशा उष्ण कटिबंध में आता है, और जो ऊपर का भाग होता है वो किस पता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो आप बोल सकते हो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है लगभग। जो ऊपर का हिस्सा यानी उत्तरी भारत जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि जो दक्षिणी भारत है, कर्क रेखा से नीचे वाला भाग है, वो आपका उष्ण कटिबंध में आता है। तो हम बोल सकते हैं भारत का विस्तार है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध के अंदर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। जितना अक्षांश मान लो ज्यादा होंगे या देशांतर ज्यादा होगा, उसका प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है केरल में? सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में मात्र 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह में अंतर कितने घंटे का है, 5 घंटे का है। ठीक है,
विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य किरणें क्या होती है, अत्यंत तिरछी पड़ती है। यानी जो हमारा जो सबसे उत्तरी भाग है वो जम्मू कश्मीर है, और वो उसकी जो दूरी है वो क्या है कि विषुवत रेखा से काफी दूर है। इस कारण क्या होता है कि वहां पर जो सूर्य किरणें होती है वो अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां क्या होता है, सूर्य ताप क्या मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि विषुवत रेखा से दूरी काफी होने का कारण क्या होता है, जो सूरज की किरणें होती है वो जम्मू कश्मीर में क्या होती है, सीधी नहीं पड़ती और तिरछी पड़ती है। जिसके कारण क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो वहां जो सूर्य ताप है वो बहुत कम मिलता है। इस कारण से क्या होता है कि जो वहां पर सर्दियों में क्या होती है, एकदम अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत बात करते हैं। भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य, वो क्या विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से काफी निकट है, अतः वहां सूर्य किरणें अपेक्षाकृत क्या पड़ती है, थोड़ी सीधी पड़ती है, और वहां सूर्य ताप क्या मिलता है, अधिक मिलता है। तो हमने अक्षांश विस्तार का प्रभाव देखा। भी अक्षांश विस्तार का प्रभाव क्या होता है, अक्षांश विस्तार का प्रभाव देखो, हमने कर्क रेखा की बात की, वो दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है वो उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है। हमने बात की अक्षांश विस्तार का प्रभाव क्या दिन और रात की अवधि में पड़ता है। जहाँ केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर मात्र 45 मिनट का है, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर लेह लद्दाख में जो लेह है आपका, वहां पर कितना है, 5 घंटे का है। फिर हमने बात की भी विषुवत रेखा से जितनी दूरी बढ़ेगी उत्तर की ओर जाएंगे हम, उतने क्या सूर्य किरणें क्या होगी, तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है। इस कारण से क्या होता है, जो सबसे उत्तरी भाग है जम्मू कश्मीर, वहां सूर्य किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है, अतः वहां सूर्य ताप क्या मिलता है, कम मिलता है। इसके विपरीत हम बात करें केरल और तमिलनाडु की, तो वहां सूर्य किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है, तो वहां सूर्य ताप क्या मिलता है, अधिक मिलता है। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। तो देशांतरीय विस्तार है तो देखो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो कहां से निकलता है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और इस 82.82 डिग्री को हमने क्या माना है, भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यानी 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है उसे भारत की मानक देशांतर रेखा भी माना जाता है, कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि जो भारत की मानक देशांतर रेखा है वो भारत की कितने राज्यों से निकलती है, 5 राज्यों से, जिसमें 3 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा पड़ोसी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। बात करते हैं कि मानक मध्याह्न रेखा हम चुनते हैं उस टाइम में क्या ध्यान रखते हैं। देखो जब भी किसी देश की मानक मध्याह्न रेखा चुनते हैं उस टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि पहली बात तो कि वो देश के बीचों बीच से गुजरती हो, तथा जो 60.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित मानकों के बीच में क्या होता है, 30 डिग्री का समांतर होता है। तो देखो इस बात करते कैसे, ये बात की है आपको पता है कि 1 डिग्री में वो पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 7 चौक 28 और 30 आधा हो गया तो 2 30, यानी 60 डिग्री 30 मिनट का गुणांक क्यों रखा गया है, ताकि समय का अंतर कितना हो, उनमें हमेशा 30 मिनट का समय अंतर हो। अब आपको पता है कि प्रति 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। इससे निकलता है 4 मिनट का, यानी 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय जो मानक समय है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो ग्रीनविच माध्य समय है या ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर को हमने ग्रीनविच मीन टाइम दिया है। जीएमटी की फुल फॉर्म भी पूछते हैं कई बार, तो जी का मतलब ग्रीनविच, एम का मतलब मीन और टी का मतलब टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। इससे आप 82 डिग्री भारतीय समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। देखो भारत ने एक मानक समय तय किया है। इसी कारण क्या होता है कि भारत के अंदर कहीं भी आप जाओगे तो भारत की सभी घड़ियां होती है उसमें एक ही समय बताती है। जबकि हम बात करते हैं वैसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां से और गुजरात के बीच जो देशांतरीय अंतर है वो 30 डिग्री का है। 1 मिनट में 4 डिग्री का अंतर है, अतः 30 चौक 120, यानी दोनों के बीच में लगभग 120 मिनट का अंतर आता है। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य उदय है वो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में
2 घंटे पहले उदय होता है। जैसे हमने पहले बात ही कर ली, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरमाता है। उसके पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबितु है। इनके मध्य कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। और जो गणितीय कैलकुलेशन है मैंने आपको बता दी। ठीक है। कुछ ऐसे देश भी है जिनमें क्या है कि पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है, अधिक होने के कारण क्या होता है कि वहां जो मानक देशांतर रेखाएं हैं या मानक समय रेखाएं हैं वो क्या होती है, 1 से अधिक होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में का विस्तार जो है काफी अधिक है भारत से, इस कारण के अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। कितने हैं? 6 समय कटिबंध है, 6 समय क्षेत्र है। अगला जो चीज है वो हम पढ़ेंगे जननांकीय एवं भौगोलिक आकार। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी है वो 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और चीन के बाद जो भारत है वो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में क्या है, दूसरा देश है। ये आपको अगली बार याद रखनी है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% कहां पर निवास करते हैं? भारत में निवास करते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। यानी विश्व की 17.5% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े देश कितने हैं? 6 भारत से बड़े देश है, जिसमें रूस क्या है, सबसे बड़ा देश है। और भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किमी है। और ये विश्व के कुल धरातल का लगभग 2.4% भाग है। यानी भारत का जो स्थलीय क्षेत्रफल है, धरातल है, वो तो बहुत कम है। कितना? विश्व का मात्र 2.4% है। जबकि यहाँ रहने वाली जनसंख्या कितनी है? विश्व की 17.5% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। हमने पहले बात कर ली। उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? 3214। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? उसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। और दोनों अंतर कितना है? 281 किलोमीटर का अंतर जो हमने पहले ही देख लिया है। भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। देखो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो अत्यंत विशाल है। इसका स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है। तो ये बात याद रखनी है कि इस जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा की दोगुनी है। स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। क्लियर कट सवाल पूछते हैं छोटे एग्जामों में कि भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो आंसर आपका क्या होगा? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि तटीय लंबाई जो है, तट भाग यानी क्या है, जो भाग समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जो है समुद्र की जो सीमा रेखा वो कितनी है हमारी, उसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, आगे भी पूछेंगे। ये सवाल पूछे गए कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? सीधा सीधा आंसर होगा गुजरात। तटीय लंबाई पूछते तो कितनी होगी? 6,100 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय द्वीपों की बात करते हैं तो भारतीय द्वीपों को सम्मिलित करने के बाद में जो कुल तटीय लंबाई है वो कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। और इसके अंदर भी क्या है, सर्वाधिक जो तटीय तटरेखा है वो किसकी है? अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह की सर्वाधिक है। कितनी? 1962 किलोमीटर। गुजरात की कितनी? 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर। यानी फर्स्ट रैंक पर गुजरात। राज्यों की बात करते हैं गुजरात है। और ओवरऑल भारत में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 1962, गुजरात 1214, आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 960 है, महाराष्ट्र 652 है। तो क्रम पूछ रहे गुजरात, आंध्र, तमिल, महाराष्ट्र, फिर केरल है, फिर आपका ओडिशा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, लक्षद्वीप है, गोवा है और पौंडीचेरी दमन एवं द्वीप है। सबसे कम जो तटरेखा है वो दमन एवं द्वीप की है। कुल 7,516.6 किमी है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जो भी है। ये आप देख पाओगे मैप के अंदर, देख पा रहे हो। देखो जो कच्छ का रण है, दमन है, द्वीप है। जो आपका गुजरात वाला पार्ट उसे कच्छ का तट बोलते हैं। गुजरात से नीचे की ओर आएंगे सौराष्ट्र का भाग जिसे काठियावाड़ तट बोलते हैं। हम कर्नाटक की ओर जाएंगे तो उसे बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं। कर्नाटक और जो गोवा वाला तट उसे क्या बोलते हैं? कोंकण। ठीक है। जो केरल वाला तट है उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। तमिलनाडु का जो तट उसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। जो आंध्र प्रदेश का तट उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का भाग, जो उड़ीसा में उत्कल तट है और पश्चिम बंगाल का कौन सा है? वेंगो तट है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। आप देख रहे हो भारत क्या कर रहा है? हिंद महासागर को आप मैप में देख पा रहे हो कि हिंद महासागर को 2 बराबर भागों में बांट देता है ये साइड में। ठीक है। एक कौन सा भाग है? बंगाल की खाड़ी, इधर वाला भाग है जो आपका इसका पश्चिम पूर्वी भाग है। और जो पश्चिमी भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? अरब सागर कहा जाता है। प्रायद्वीप से बोलते हैं वह स्थल का वह भाग
जो तीन तरफ जल से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा होता है। इस प्रकार ये तीन और समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है। यही कारण है कि तीन साइड समुद्र होने के कारण क्या है, जो भारत की तटीय सीमा है वो ज्यादा लंबी है। और हिंद महासागर में भारत की क्या है, केंद्रीय अवस्थिति है। भारत का उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों से घिरा है। हमें पता है भारत का उत्तर पश्चिमी जो भाग ऊपर देख पाओगे, ऊपर वाला भाग जो है भारत का, उत्तर क्या हमारा हिमालय है, तो उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी ये जो भाग है हिमालय से घिरा हुआ है। और हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है। ठीक है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, दक्षिण का भूभाग क्या उत्तर में चौड़ा है हिमालय का, आप देख पा रहे हो। ठीक है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः क्या हो रहा है, पतला होता जाता है। तो भारत क्या हो रहा है, देखो पहले चौड़ा होता है, फिर जैसे हम नीचे की ओर आएंगे उसके बाद क्या होता जाएगा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में जो भारत की जो ये आपकी चौड़ाई है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और लास्ट में अंतिम हिंद महासागर दक्षिण में आते आते क्या होता है, एकदम पतला होता जाता है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिम का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। हिंद महासागर की ओर क्या और संकरा होता गया है। अंतरिप इसे बोलते, देखते हैं। समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग तो तीन और समुद्र से घिरा हुआ अंतरिप कहलाता है। यानी समुद्र की ओर ये स्थल का वह भाग जो समुद्र की ओर हो और पतला भाग होता है हमेशा, और तीन तरफ क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, अंतरिप कहते हैं। कन्याकुमारी क्या है, यह कुमारी अंतरिप वो एक द्वीप है ना। ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है। ठीक है, भारत में आपको पता है कि 28 राज्य हो गए, अब तो 29 नहीं है, वापिस जम्मू एवं कश्मीर है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और 7 केंद्र प्रदेश लिखे हुए वो भी अब नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया है, दमन एवं दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है। दमन एवं दीव को दादर और नगर हवेली को मिला दिया गया है। तो 7 के बाद 9 हुए थे, 9 के बाद कितने हो गए, 8 हो गए हैं ना। सबसे बड़ा राज्य आपको पता ही है राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। ये इनकी कुछ डेट दे रखी है कि स्टेट को कौन सी स्थापना हुई है, वो सारे दे रखे हैं। हम आगे पढ़ते हैं कौन कौन सा क्या है। देखो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विदेशी शासन अधीन क्षेत्र भारत में समय का। देखो जो चंद्र नगर है ये जो फ्रांस के अंडर कौन कौन से थे और कब ये आजाद हुए। जो चंद्र नगर, पोंडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये जो 5 भाग है, चंद्र नगर, पोंडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये जो भाग है ये फ्रांस के अधीन थे, जिन्हें अलग अलग साल में फ्रांस से आजाद करवाया गया, भारत में सम्मिलित किया गया। चंद्रनगर का एरिया 26 वर्ग किलोमीटर है और इसे 19 जून 1949 को भारत में शामिल किया गया। अब जो बाकी 4 भाग है, पोंडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम, 1 नवंबर 1954 को इन्हें फ्रांस से भारत में शामिल कर लिया गया। तो आपको याद रखना 5 भाग फ्रांस के अधीन थे भारत के आजाद होने के बाद भी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पुर्तगाल। जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से भाग, दादर था जिसे 21 जुलाई 1954 को भारत में मिला लिया गया। नागर हवेली थी 554 वर्ग की में, जिसे 2 अगस्त 1954 को भारत में मिलाया गया। दमन एवं दीप था जिसे 19 दिसंबर 1964 को, यानी सबसे लास्ट में किसको मिलाया गया है, दमन एवं दीप को मिलाया गया है। और गोवा जो 3090, इसका 21 दिसंबर 1961 को भारत में शामिल कर लिया गया। ये जो 4 भाग है, चारों भाग किसके अधीन थे, ये पुर्तगाल के अधीन थे। अब जो ये लिखा हुआ है कि मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के अनुसार गोवा भारतीय गणतंत्र 25वां राज्य बन गया। यानी 56वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1987 में होता है मई में, और गोवा क्या बनता है, भारत का 25वां राज्य बन जाता है। तो ये कुछ भारत के राज्य जो आप दे रखे हैं। ठीक है, अब 29 ने इस लिस्ट में अपडेट कर दूंगा आपको बाद में। ठीक है, तो ये इतना ही आज का लेक्चर तय करेंगे। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, जिले कितने थे, 33 है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ चेंज हुए जो मैं आपको लिखवा दूंगा सारे बाद में। ओके फ्रेंड्स।